नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरी पत्नी को हर चीज की वीडियो बनाने का शौक था। नई नई शादी हुई थी। मैं उसको मना करता कि ये काम छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन वो हर अच्छी बुरी चीज की वीडियो बनाती। एक रात 12 बजे उसकी जिद पर आइसक्रीम खाने गए तो वापसी पर फोन चोरी हो गया। अब मुझे नींद ना आए, कहीं वीडियोस लीक ना हो जाएं। 2 हफ्ते तक कुछ ना हुआ तो मैं भी आराम से हो गया। लेकिन एक दिन सिगरेट लेने दुकान पर गया तो मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो दिखाई और मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसमें मुझे शादी करने का बहुत शौक था। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे औरतों में दिलचस्पी थी तो इसमें कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं एक आम आदमी था। फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे कभी दोस्ती का शौक नहीं रहा, ना किसी लड़की से रिश्ता बनाने की इच्छा हुई, ना कभी गर्लफ्रेंड रखने का ख्याल आया। मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि मेरी अपनी एक पत्नी हो, एक ऐसा रिश्ता हो जिसमें इज्जत भी हो, प्यार भी हो और सुकून भी। मैं अक्सर अपने भविष्य की कल्पना करता था कि शाम को काम से वापस आऊंगा तो घर में कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। हम एक साथ खाना खाएंगे, छोटी छोटी बातों पर हंसेंगे और इसी तरह जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी। मेरे घर में माँ और पिताजी और एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन थे। बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अक्सर माँ से मिलने आ जाती थी, इसीलिए घर में हमेशा रौनक रहती थी। हम लोग ना तो संकुचित सोच वाले थे, ना ही ऐसी परंपरा को मानने वाले थे जिनमें लड़की जहाँ लड़के की राय की कोई अहमियत ना हो। हम ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहते थे और हमारी सोच भी काफी खुली थी। जब मेरे लिए रिश्ते देखे जाने लगे तो माँ पिताजी ने सिर्फ एक ही बात कही कि लड़की अच्छी होनी चाहिए, बाकी दुनिया की कोई चीज जरूरी नहीं। उसी दौरान सिया का रिश्ता आया। वो भी ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहती थी। उसके माता पिता पढ़े लिखे और समझदार लोग थे। उसका कोई बहन भाई नहीं था। वो अपने माँ पिताजी की इकलौती और बेहद लाडली बेटी थी। कुछ मुलाकातों और दोनों परिवारों की सहमति के बाद हमारी शादी तय हो गई। शादी के दिन हर तरफ खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों की आवाजें, हंसी मजाक, तस्वीरें और आशीर्वाद, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर खुश घर में होता है। मैं बार बार मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रहा था कि उसने मेरी बरसों की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सारी रस्में खुशी से पूरी हो गई। रात काफी हो चुकी थी और अब वो वक्त आ गया था जब मुझे अपने कमरे की तरफ जाना था। मैं जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो माँ ने पीछे से आवाज दी, बेटा 1 मिनट इधर आओ। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास चला गया। जी माँ, सब ठीक है। उन्होंने मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखा और बहुत प्यार से मेरी तरफ देखा। देखो, हम अनपढ़ लोग नहीं हैं और अगर आज भी मूर्खता करेंगे तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं होगी। मैं उनकी बात सुनकर हंस पड़ा। माँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? वो भी मुस्कुरा दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हो। मैंने तुम्हारे अंदर कभी कोई बुरी आदत नहीं देखी। तुम अच्छे बेटे हो, अच्छे भाई हो, अच्छे इंसान हो। लेकिन एक आदमी जब पति बनता है तो उसकी जिंदगी का एक नया किरदार शुरू होता है और उस किरदार को सिर्फ उसकी पत्नी जानती है। मैंने हल्की सी हैरानी से पूछा, लेकिन माँ, मैं तो पहले कभी पति बना ही नहीं। मुझे कैसे पता होगा कि अच्छा पति कैसे बनते हैं? आप ही कुछ समझा दें। माँ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। शुरू के दिनों में अपनी पत्नी का सबसे ज्यादा ख्याल रखना, ये वो दिन होते हैं जो औरत कभी नहीं भूलती। अगर उससे कोई गलती हो जाए तो तुरंत माफ कर देना। अगर गलती माफ कर दोगे तो प्यार बढ़ेगा। अगर हर बात पकड़ कर बैठ जाओगे तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। मैंने गंभीरता से सिर हिला दिया। ठीक है माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बस यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे पति भी साबित हो। मैं कमरे की तरफ बढ़ते हुए मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मुझे सच में लग रहा था कि शायद मेरी माँ दुनिया की पहली माँ होगी जो अपने बेटे को प्यार, सम्मान और सहनशीलता का सबक देकर उसके कमरे में भेज रही थी। वरना आमतौर पर ऐसी रातों के बारे में लोग ना जाने क्या क्या बातें सिखाते हैं। मैं रास्ते भर यही सोचता रहा
कि सिया जरूर शर्मा रही होगी, शायद घूंघट निकाले बैठी होगी, शायद घबरा रही होगी। अगर वो कहेगी कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए तो मैं तुरंत मान जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि अच्छा पति बनने की पहली शर्त यही है कि पत्नी की भावनाओं का सम्मान किया जाए। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर का नजारा मेरी सारी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। सिया बिस्तर के सामने खड़ी थी, उसके हाथ में मोबाइल था और वो अलग अलग एंगल से अपनी वीडियोस बना रही थी। कभी पर्दे के पास जाकर खड़ी होती, कभी आईने के सामने, कभी अपना दुपट्टा संभालती, कभी मुस्कुरा देती। मैं कुछ पल चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो हल्की सी शर्मा गई, फिर जल्दी से मोबाइल नीचे करके बिस्तर के किनारे बैठ गई। मैं हंसी रोक ना सका। ये क्या हो रहा था? उसने नज़रें झुका ली। वो इंस्टाग्राम की वीडियोस बना रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, अच्छा तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है? वो तुरंत बोली, है तो, लेकिन प्राइवेट है। मैं सिर्फ अपने लिए वीडियोस बनाती हूँ, किसी को दिखाती भी नहीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं। अच्छा दिखाओ, तुम क्या बना रही थी? वो तुरंत घबरा गई। नहीं नहीं, बहुत अजीब लगेंगी। मैंने हंसते हुए कहा, अरे मैं पति हूँ तुम्हारा, मुझसे भी शर्माओगी? वो कुछ पल मुझे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं एक एक वीडियो देखने लगा। सच में वो बहुत अच्छे अंदाज में वीडियोस बनाती थी। उसके भाव भी बेहतरीन थे और लिपसिंग भी इतनी नेचुरल लग रही थी, जैसे कोई अनुभवी क्रिएटर हो। मैंने मोबाइल वापस करते हुए कहा, सच बताऊं तो बहुत अच्छी लग रही हो। मेरे इतना कहते ही उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। सच? बिल्कुल सच। फिर वो थोड़ा उत्साह से बोली, एक काम करें? मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या? मेरे साथ 2-3 कपल वाली वीडियोस बना लें? मैं हंस पड़ा। पहले दिन ही? उसने शरारत से सिर हिलाया। हाँ, आखिर आज हमारी शादी का पहला दिन है। एक वीडियो ऐसी बनाते हैं जिसमें आप मेरा घूंघट उठाएंगे, बहुत प्यारा क्लिप बनेगा। मैंने मजाक में कहा, लेकिन मेरी लिपसिंग तो बहुत खराब है। वो हंस दी, मेरे साथ रहोगे तो सीख जाओगे। मैंने भी उसकी बात मान ली। आखिर आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन था। अगर उस पर जिम्मेदारी थी कि वो मेरी बात माने, तो मेरी भी जिम्मेदारी थी कि उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखूं। कुछ ही देर बाद हम दोनों मोबाइल के सामने खड़े थे। वो मुझे बार बार बता रही थी, कैमरे की तरफ देखना है, यहाँ मुस्कुराना है, यहाँ सिर्फ होंठ हिलाने हैं। मैं हर बार कुछ ना कुछ गलत कर देता और वो हंसते हंसते दोहरी हो जाती। कमरे में पहली रात की झिझक जरूर थी, मगर उस झिझक पर हंसी और अपनापन धीरे धीरे भारी पड़ रहा था। हम दोनों ये भी नहीं जानते थे कि आने वाले दिन हमारी जिंदगी में क्या क्या रंग लेकर आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ इतना पता था कि हमारी साझा जिंदगी का सफर शुरू हो चुका था और अब हम दोनों बेसब्री से अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की हल्की हल्की रोशनी पर्दों से गुजरकर कमरे में फैल रही थी। मैंने करवट बदल कर देखा तो सिया मेरे साथ नहीं थी। पहले तो मैं घबरा गया कि इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई, लेकिन फिर खिड़की के पास से उसकी हल्की सी आवाज सुनाई दी। मैं उठकर बैठा तो देखा वो धूप के सामने खड़ी अपने मोबाइल को स्टैंड पर रखे लगातार वीडियोस बना रही थी। कभी खिड़की की तरफ देखकर मुस्कुरा देती, कभी अपने हाथ में चूड़ियां दिखाती, कभी मेहंदी वाले हाथ सामने करके कैमरे की तरफ बढ़ा देती। मैं मुस्कुराता हुआ उसके करीब गया। इतनी सुबह क्या कर रही हो? वो चौंक कर मेरी तरफ मुड़ी, फिर हंसने लगी। बस एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली तो ऊपर लिखा हुआ था, फर्स्ट मॉर्निंग आफ्टर मैरिज। मैं हंस पड़ा। तुम्हें हर चीज की वीडियो बनाना जरूरी लगती है? वो बड़े इत्मीनान से बोली, जरूरी नहीं लगती, बल्कि अच्छी लगती हैं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तब यही वीडियोस देखकर हंसेंगे कि देखो हम कैसे लगते थे। मैंने मजाक में कहा, अभी तो हमारी शादी को एक रात ही हुई है और तुम बुढ़ापे तक पहुंच गई हो। वो खिलखिलाकर हंसी। प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। कुछ देर बाद नौकर नाश्ते की ट्रे कमरे में ले आया। अभी मैंने प्लेट उठाई ही थी कि सिया ने तुरंत मोबाइल उठा लिया। 1 मिनट
मिनट मैंने हैरानी से पूछा, अब क्या हुआ? वो बोली, पहला नाश्ता है, हमारी शादी के बाद इसकी भी वीडियो बनती है। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। जी ठीक है। वो प्लेटें सजा रही थी, चाय के कप खास अंदाज में रख रही थी। कभी खिड़की के पास ले जाकर तस्वीर बना लेती, कभी मेज का दूसरा एंगल देखती। मैं चुपचाप उसे देख रहा था। नाश्ता खत्म हुआ तो उसने शादी के कपड़ों की वीडियो बनाई। फिर शादी में मिलने वाले गिफ्ट्स एक एक करके बिस्तर पर रख दिए। मैंने हैरान होकर पूछा, अब ये सब क्यों? वो बोली, गिफ्ट खोलना। मैंने हंसकर कहा, ये भी कोई चीज होती है? वो बोली, बहुत होती है। फिर वो एक एक गिफ्ट खोलती रही, हर चीज को खुश होकर देखती, कभी खुशी से तालियां बजा देती, कभी मुझे दिखाती, देखिए कितना खूबसूरत सेट है, कभी कहती, ये देखिए कितनी अच्छी घड़ी है। मैं भी उसके साथ बैठा रहा और उसकी खुशी देखकर खुश होता रहा। फिर उसने पूरे कमरे की वीडियो बनाई। बिस्तर पर जो फूलों की सजावट अभी तक बाकी थी उसकी अलग वीडियो बनाई, पर्दों की अलग, बालकनी की अलग। मैंने आखिर पूछ ही लिया, सिया एक बात पूछूं? उसने मोबाइल बंद करके मेरी तरफ देखा। जी पूछें। तुम्हें सच में इतनी वीडियोस बनाने का शौक है? वो मुस्कुरा दी, बहुत ज्यादा। मैंने कहा, मैं भी तस्वीरें बनाता हूँ, दोस्तों के साथ कहीं जाता हूँ तो खाने की तस्वीरें लेता हूँ, जहाँ किसी खूबसूरत जगह की। आखिर इंसान यादें ही तो संभालता है, लेकिन तुम तो हर चीज की वीडियो बना रही हो। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, यही तो हमारी यादें हैं। आज जो पल गुजर रहे हैं ये दोबारा वापस नहीं आएंगे। 10 साल बाद हम यही देखेंगे तो हमें याद आएगा कि हमारी पहली सुबह कैसी थी, पहला नाश्ता कैसा था, पहले तोहफे कौन से मिले थे। मुझे डर लगता है कहीं वक्त सब कुछ मुझसे छीन ना ले, इसीलिए मैं पलों को संभाल लेती हूँ। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसकी बात में वजन था। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, अच्छा फिर ठीक है, जितनी मर्जी वीडियोस बनाया करो। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सच? मैंने हंसकर कहा, हाँ, बस मुझे हीरो अच्छा दिखा दिया करो। वो जोर से हंसने लगी। आपको हीरो बनाना मेरे बस की बात नहीं। कुछ दिन बाद हम हनीमून के लिए निकल गए। नई जगह थी, खूबसूरत मौसम था, हर तरफ सुंदर नज़ारे थे, लेकिन मुझे तो लगता था कि सिया एक खास मिशन लेकर आई है, वीडियोस बनाना। जहाँ जाते वहाँ पहले मोबाइल निकलता। पहाड़ों की वीडियो, बारिश की वीडियो, होटल की वीडियो, सुबह की चाय की वीडियो, शाम के ढलते सूरज की वीडियो। मैं अक्सर हंसकर कहता, सिया पहले जगह तो देख लो। वो तुरंत जवाब देती, वीडियो बनाते हुए भी देख ही रही हूँ। उसकी एक बात मुझे हमेशा अच्छी लगती थी, वो कभी भी गलत कपड़े नहीं पहनती थी, सादा और खूबसूरत कपड़े पहनती। अक्सर सिर पर दुपट्टा भी होता, कभी हल्का सा ओढ़ लेती, कभी पूरे सम्मान से सिर ढांप लेती। उसे सिर्फ वीडियोस बनाने का शौक था, दिखावा करना या गैर जरूरी चीजों से लोगों का ध्यान खींचना उसकी आदत नहीं थी। मैंने कभी उसे इस शौक से नहीं रोका। वापस आकर हमारी नियमित जिंदगी शुरू हो गई। घर में नौकर मौजूद थे, इसीलिए उसे रसोई की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती थी। उसका ज्यादा वक्त घर को व्यवस्थित रखने में गुजरता। वो नौकरों को बड़े आराम से काम समझाती, किसी पर आवाज ऊंची नहीं करती। सब उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वो भी हर एक से इज्जत से पेश आती थी। माँ के साथ बैठकर घंटों बातें करती, पिताजी की चाय अपने हाथ से बनाकर उनके सामने रख देती। मेरा छोटा भाई भी उसके साथ हंसी मजाक करता रहता। शाम होती तो वो तैयार हो जाती, फिर हम दोनों कभी लॉन में बैठ जाते, कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते, कभी किसी कैफे में जाकर कॉफी पी लेते। वो मेरी हर बात का ख्याल रखती। अगर मैं थका हुआ घर आता तो पहले पूछती, आज दिन कैसा गुजरा। मेरा मूड खराब होता तो वो अपनी किसी न किसी शरारत से मुझे हंसा देती। मैं भी धीरे
धीरे यह महसूस करने लगा था कि शादी के बारे में जो सुंदर सपने मैंने बरसों देखे थे वो सच बनते जा रहे थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। घर में सुकून था, रिश्तों में अपनापन था और मुझे यही लग रहा था कि शायद हमारी जिंदगी हमेशा इसी तरह खुशियों के साथ आगे बढ़ती रहेगी। आजकल के ज़माने में अक्सर एक बात बहुत सुनने को मिलती है कि पहले लोग कहा करते थे लड़के वालों के नखरे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब लड़की वाले भी रिश्ता करते वक्त हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं। लड़के का अपना घर होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, बिजनेस या अच्छी नौकरी होनी चाहिए, शक्ल सूरत अच्छी हो, उम्र ज़्यादा ना हो, कमाई अच्छी हो, परिवार पढ़ा लिखा हो, घर का माहौल खुला हो और संकुचित सोच बिल्कुल ना हो। मैं जब कभी ऐसी बातें सुनता तो हंसी भी आती और सोचने पर भी मजबूर हो जाता। कभी कभी दिल में विचार आता कि अगर एक लड़के से इतनी सारी उम्मीदें रखी जाती हैं तो बदले में उसे क्या मिलता है। अक्सर लोग मजाक में कहते थे कि एक ऐसी लड़की जिसे सिर्फ मेकअप करना आता है, तैयार होना आता है, घूमना फिरना आता है, अगर पूछ लो कि खाना बनाना आता है तो बड़े गर्व से कह देती है मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अगर सच कहूँ तो सिया भी कुछ ऐसी ही थी। उसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था, मेकअप करना पसंद था, घर को सुंदर अंदाज में सजाना आता था, हर मौके को यादगार बनाना जानती थी। लेकिन अगर कोई उससे पूछ ले कि सब्जी बना सकती हो तो वो हंसकर कह देती नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन अजीब बात ये थी कि मैंने कभी इस बात पर उसे बुरा भला नहीं कहा, शायद इसीलिए कि मेरे अपने घर में मेरी बड़ी बहन भी लगभग ऐसी ही थी। माँ ने कभी हम बहन भाइयों पर सख्ती नहीं की थी। हमारे घर में हमेशा नौकर मौजूद रहे थे, इसीलिए बहन ने भी कभी ठीक से खाना पकाना नहीं सीखा था। फिर मैं सिया से कैसे शिकायत करता। हाँ, एक बात जरूर थी, मैं जरा पुराने विचारों का था। दिल चाहता था कि कभी वो अपने हाथ से मेरे लिए चाय बना दे, कभी एक दिन कहे कि आज का खाना मैंने बनाया है, चाहे वो अच्छा बनता या खराब। मुझे यकीन था कि मैं खुशी से खा लेता, लेकिन मैंने कभी उस पर दबाव नहीं डाला। वक्त आराम से गुजर रहा था। एक रात हम दोनों अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घड़ी ने 12 बजने का ऐलान किया ही था कि सिया अचानक मेरी तरफ देखकर बोली चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। मैंने तुरंत घड़ी की तरफ देखा, 12 बज गए हैं। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए। तो क्या हुआ? मैंने हैरानी से कहा, इस वक्त कौन सी आइसक्रीम मिलेगी? वो हंसने लगी, आप भी अजीब बातें करते हैं। हम जयपुर में रहते हैं, किसी गांव में नहीं जहां 8 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। यहाँ तो 10 बजे को लोग शाम कहते हैं। आधी रात तक तो हर चीज खुली होती है। मैं भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। बात तो सच में ठीक थी। जयपुर ऐसा शहर था, यहाँ कई इलाकों में रात गए तक रौनक रहती थी। मैंने फिर भी कहा, आजकल स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। वो तुरंत मेरे करीब आकर बोली, लेकिन मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। मैंने मजाक में पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो हंसकर बोली, मन कर रहा है। मैं भी हंस पड़ा, क्या माँ बनने वाली हो? उसने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, क्या पता सच में बनने वाली हो और मुझे अभी खुद भी ना पता हो सकता है ये मेरी पहली इच्छा हो। फिर वो बच्चों की तरह जिद करने लगी, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम खानी है, उस पर ब्लूबेरी सॉस भी होनी चाहिए, प्लीज चलो ना। मैंने उसकी जिद देखकर आखिरकार हार मान ली। ठीक है चलो। वो इतनी खुश हुई जैसे उसे कोई बहुत बड़ा तोहफा मिल गया हो। हम दोनों गाड़ी में बैठे और शहर के एक मशहूर अच्छे इलाके की तरफ रवाना हो गए। यहाँ उसकी पसंदीदा आइसक्रीम मिलती थी। रास्ते भर वो कभी गाने गुनगुनाती रही, कभी मुझसे बेमतलब बातें करती रही, कभी शहर की रोशनियां देखकर खुश होती रही। आइसक्रीम शॉप पर पहुंचकर उसने अपनी पसंद के कई फ्लेवर मंगवाए। मैं उसे देखकर हंस रहा था। मैंने कहा, हम दोनों हैं या पूरी फैमिली आने वाली है?
वो बोली दिल नहीं मान रहा था, इसीलिए सब कुछ मंगवा लिया। आखिर में बिल आया तो सिर्फ आइसक्रीम पर 3500 खर्च हो चुके थे। मैंने हंसते हुए कहा, ये दुनिया की सबसे महंगी इच्छा थी। वो भी हंस दी जैसे ही आइसक्रीम सामने आई। उसने आदत के अनुसार मोबाइल निकाल लिया। पहले आइसक्रीम की तस्वीर, फिर एक छोटी सी वीडियो, फिर मेज की तस्वीर, फिर मेरी तस्वीर। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा ये शौक कभी खत्म नहीं होगा। वो तुरंत बोली, क्यों खत्म हो? मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाती, ना बेमतलब पोस्ट करती हूँ, ना किसी का नुकसान करती हूँ, ना कोई गलत काम करती हूँ। बस मुझे यादें संभालना अच्छा लगता है। मैंने सिर हिला दिया। सच में वो किसी भी सोशल मीडिया पर ये सब शेयर नहीं करती थी, इसीलिए मैंने कभी ज्यादा बहस नहीं की। कुछ देर बाद हम वापस घर की तरफ रवाना हो गए। रात काफी हो चुकी थी। सड़कें पहले के मुकाबले में काफी सुनसान थी। मैं आराम से गाड़ी चला रहा था कि अचानक दो आदमी दौड़ते हुए गाड़ी के सामने आ गए। मैंने तुरंत ब्रेक लगा दी। अगर एक पल भी देर हो जाती तो शायद वो गाड़ी के नीचे आ जाते। गाड़ी रुकते ही दोनों तेजी से करीब आ गए। उन दोनों ने अपने चेहरे कपड़े से ढांप रखे थे। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उनमें से एक ने दरवाजा खोला और गाड़ी की चाबी निकाल ली। दूसरे ने हाथ में मौजूद हथियार दिखाते हुए सख्त आवाज में कहा, जो कुछ भी है चुपचाप निकाल दो। उस पल मुझे सिर्फ एक ही चीज का ख्याल आया, सिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी तरह की बहादुरी की वजह से उसे नुकसान पहुंचे। मैंने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाल कर दे दिया, फिर अपना बटुआ भी उनके हवाले कर दिया। गाड़ी में कुछ नगद रकम रखी हुई थी, वो भी उन्होंने ले ली। दूसरे आदमी ने सिया की तरफ देखा। वो डर से कांप रही थी। उसने चुपचाप अपना मोबाइल भी उनके हवाले कर दिया। मेरी घड़ी भी उतरवा ली और कुछ पलों में हमारे पास मौजूद कीमती चीजें उनके हाथ में थी। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि हम विरोध नहीं करेंगे, इसीलिए जाते जाते उन्होंने गाड़ी की चाबी वापस मेरे हाथ में दे दी। वो दोनों अपनी बाइक पर बैठे और कुछ पलों में अंधेरे में गायब हो गए। सिया का पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। सब ठीक है? वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैंने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। गहरी सांस लो, भगवान का शुक्रिया करो कि हम दोनों सुरक्षित हैं। चीजें दोबारा आ जाएंगी, जान वापस नहीं आती। वो चुपचाप सिर हिलाती रही। कुछ देर बाद हम घर पहुंच गए। माँ पिताजी अभी तक जाग रहे थे। उन्होंने हमें इस हालत में देखा तो तुरंत परेशान हो गए। मैंने सारी घटना विस्तार से सुना दी। माँ ने तुरंत सिया को अपने साथ बिठा लिया। पिताजी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर शांति से बोले, भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि तुम दोनों ठीक से वापस आ गए। सामान दोबारा वापस आ जाएगा, फोन दोबारा आ जाएंगे, पैसे फिर कमा लिए जाएंगे, लेकिन अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो कोई चीज इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकती थी। माँ ने भी सिया को गले लगा लिया। बेटा डरो नहीं, ये इस शहर में कभी कभी हो जाता है, बस भगवान ने रक्षा कर दी, यही सबसे बड़ा वरदान है। सिया पूरी रात डरी रही। ये उसकी जिंदगी की पहली ऐसी घटना थी। वो बार बार चौंक कर उठ जाती। मैंने एक पल के लिए भी उसे ये नहीं कहा कि ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ। जहाँ अगर हम आइसक्रीम खाने ना जाते तो ऐसा ना होता। मैं सिर्फ उसे यही कहता रहा, जो होना था हो गया, अब सब ठीक है, भगवान ने हमें सुरक्षित रखा, यही सबसे बड़ी बात है। आखिरकार बातें करते करते रात गुजर गई। सुबह का सूरज निकला तो एक नई सुबह हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, मगर हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि गुजरने वाली रात सिर्फ एक लूट नहीं बल्कि हमारी जिंदगी के एक नए और अनजान अध्याय की शुरुआत थी। इस घटना के बाद घर का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा था, लेकिन सिया अभी तक नहीं संभल पा रही थी। वो चुप चुप रहने लगी थी। पहले हर वक्त किसी ना किसी बात पर हंसने वाली लड़की अब जरा सी आवाज पर चौंक जाती थी।
मैं उसे देख रहा था और समझ रहा था कि ये डर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। मैं उसके पास जाकर बैठ गया। वो चुपचाप मेरी तरफ देखने लगी। मैंने नरमी से पूछा, क्या बात है सिया, अभी भी डर लग रहा है? उसने धीरे से सिर हिला दिया। विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। आखिर किस बात का डर है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, पता नहीं क्यों लेकिन बार बार वही नज़ारा याद आ रहा है जब वो लोग अचानक गाड़ी के सामने आ गए थे। मुझे लग रहा था कि शायद आज हम दोनों जिंदा वापस नहीं जाएंगे। मैंने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सिया, ये सब हमारे साथ पहली बार हुआ है, लेकिन इस शहर में रहने वालों के साथ ऐसी घटनाएं अफसोस से नई बात नहीं है। वो हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। आपके साथ पहले भी ऐसा हुआ है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, उसने तुरंत पूछा, कितनी बार? मैंने हल्के अंदाज में जवाब दिया। ये मेरी जिंदगी की चौथी घटना थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। चौथी? मैं हंस पड़ा। हाँ, पहली बार मैं बहुत छोटा था। पिताजी मेरे साथ थे। उस वक्त पिताजी का मोबाइल ले गए थे। मैं कुछ पल रुका, फिर बोला, दूसरी बार कॉलेज के जमाने में हुआ। तीसरी बार दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, और अब चौथी बार तुम मेरे साथ थी। वो चुपचाप सुनती रही। मैंने गहरी सांस ली। पता नहीं इस शहर के लोगों को क्या हो गया है, ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं। वैसे गलती हमारी भी थी, इतनी रात गए हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वो तुरंत बोली, यानी मेरी जिद की वजह से हुआ? मैंने तुरंत ना में सिर हिलाया। नहीं सिया, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आगे से सावधानी बरतेंगे। फिर मैं मुस्कुराकर बोला, वैसे भी छोटा नुकसान बड़ी मुसीबत से बेहतर होता है। भगवान का शुक्रिया है कि हम दोनों सही सलामत वापस आ गए। वो चुप रही, मगर उसके चेहरे से लग रहा था कि अभी भी उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, विक्रम। मैंने उसकी तरफ देखा। जी, उसने धीरे से कहा, मुझे अपने फोन की चिंता हो रही है। मैं मुस्कुरा दिया। फोन तो नया आ जाएगा। उसने तुरंत सिर हिलाया। फोन की नहीं, उसमें मेरी इतनी सारी वीडियोस थी। मैं कुछ पल चुप हो गया, फिर बोला, हाँ ये बात तो है। वो परेशान लहजे में बोली, अगर वो लोग मेरी वीडियोस निकाल लें तो? मैंने गंभीरता से पूछा, कोई ऐसी वैसी वीडियोस तो नहीं थी? उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, वही आम वीडियोस थी जो मैं हमेशा बनाती थी। मैंने शांति से कहा, फिर चिंता की कोई बात नहीं। वो मेरी तरफ देखने लगी। मैंने बात जारी रखी, तुमने कभी कोई गलत वीडियोस नहीं बनाई ना, बेहुदगी वाली? गलत कपड़ों में तुम तो ज्यादातर दुपट्टा ओढ़कर लिपसिंग करती थी, जहाँ हमारी रोजमर्रा की यादें संभालती थी। उसने धीरे से कहा, हाँ यही सब था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर अगर भगवान ना करे कोई वीडियो कभी बाहर भी आ जाए तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी जिस पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। वो फिर भी चुप रही। मैंने उसे और समझाया, वैसे भी हमारे यहाँ इस तरह कभी किसी ने किसी का फोन चुरा कर उसका अकाउंट नहीं चलाया। ऐसे लोग आमतौर पर फोन बेचने के लिए चोरी करते हैं। वो ध्यान से मेरी बात सुन रही थी। मैंने कहा, फोन पर लॉक लगा हुआ है, वो इतनी आसानी से नहीं खोल सकेंगे। ज्यादा संभावना यही है कि फोन रीसेट कर देंगे और फिर किसी और को बेच देंगे। वो धीरे से बोली, सच? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगर चोर हर चोरी हुए फोन में से वीडियो निकाल कर वायरल करने लग जाए तो आज तक ना जाने कितने लोगों की वीडियोस सामने आ चुकी होती। वो पहली बार हल्का सा मुस्कुराई। मैंने कहा, जब फोन चोरी होता है तो डेटा भी साथ चला जाता है। बस प्रार्थना करो कुछ नहीं होगा। वो मेरा हाथ पकड़कर बैठी रही। मेरे दिल में भी बेचैनी थी। भले ही वीडियोस में कुछ गलत नहीं था, फिर भी निजी चीजें निजी ही होती हैं। कुछ दिन बाद पिताजी ने हमें बुलाया और शादी का तोहफा देकर 2 नए फोन दिए। सिया की आंखों में उस घटना के बाद पहली बार खुशी दिखी। कुछ दिन में जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। सिया भी सावधानी से कभी कभी वीडियो बना लेती। 2-3 हफ्ते बीत गए, कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे लगा बात खत्म हो गई, लेकिन असल परीक्षा बाकी थी। एक शाम मैं सिगरेट लेने दुकान गया। वहाँ 2 दोस्त मिले। एक ने मोबाइल
आगे किया। ये देख मैंने नज़र घुमाई और अगले ही पल मेरी दुनिया रुक गई। स्क्रीन पर सिया की पुरानी वीडियो चल रही थी। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दोस्तों ने समझा बीपी कम हो गया। किसी तरह घर आया। सिया ने पूछा क्या हुआ। मैंने बारी आवाज़ में कहा तुमने घर की निजी वीडियो भी बनाई थी। वो घबरा गई। हाँ, सिर्फ अपने लिए। मैंने कहा मुझे लगता है पुराने फ़ोन का कुछ डेटा लीक हो गया है। मैंने अभी एक वीडियो देखी है। ये सुनते ही सिया बेहोश हो गई। मैं उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा मानसिक सदमा लगा है, आराम चाहिए। घर वालों को हमने पूरी बात नहीं बताई। उस रात के बाद सबसे मुश्किल समय शुरू हुआ। मैं चाहता तो गुस्सा करता, पर इससे क्या फ़ायदा, नुकसान हो चुका था। मैंने फैसला किया डांटने की बजाय उसका साथ दूंगा। मैंने हर जगह कोशिश की वीडियो हटवाने की। अधिकारी ने कहा एक बार फैल जाए तो पूरी तरह हटाना मुश्किल है। समय के साथ लोग भूल जाते हैं। मैं रोज उसे समझाता किसी को नहीं पता कि वो तुम हो, खुद को मत सजा दो। धीरे धीरे 2-3 साल बीते। वो वीडियो फिर कहीं नहीं मिली। लेकिन सिया पहले जैसी नहीं रही। उसकी हंसी, वीडियो बनाने का शौक सब चला गया। एक दिन वो रोते हुए मेरे पैरों में बैठ गई। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मुझे छोड़ देता। आपने साथ दिया। मैंने बस उसके सिर पर हाथ रखा। आज सालों बाद मैं यही कहूँगा, अपनी निजी जिंदगी निजी रखें। ऐसा कोई डेटा मत बनाएं जो गलत हाथों में जाकर परेशानी दे। टेक्नोलॉजी अच्छी है पर सावधानी जरूरी है। भगवान किसी को ऐसा इम्तिहान ना दे। सो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।